हेलो इंजीनियर्स, मैं हूं आपका दोस्त मनीष कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं आरएसी मीन रेफ्रिजरेशन। आज हम जानेंगे जो इसमें हमारी सब्जियां रखी जाती हैं, जो फ्रूट रखे जाते हैं वो ठंडे क्यों रहते हैं और इसमें से ठंडक कहां से आती है, इसमें की हीट कहाँ चली जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जिसमें हम कवर करेंगे रेफ्रिजरेशन, सीओपी और बीसीआरएस, वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक देखिए, पहले हम बात करेंगे किसकी, पहले हम बात करेंगे रेफ्रिजरेशन की। रेफ्रिजरेशन क्या होता है? बेसिकली रेफ्रिजरेशन एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? देखिए, इसमें क्या करते हैं, अगर आपको किसी स्पेस में, किसी पार्टिकुलर सिस्टम्स में मिनिमम टेम्परेचर मेंटेन करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ के हीट को निकालना पड़ेगा। तो वहाँ के हीट को हटाने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। ठीक, देखिए, इट इज ए प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग लोअर टेम्परेचर देन सराउंडिंग। देखिए, इफ वी वांट टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर देन सराउंडिंग कंटिन्यूअसली देन दी सिस्टम मस्ट रन ऑन ए साइकिल। देखिए, अगर हम ये प्रोसेस लगातार कर रहे हैं, कहीं पे लोअर टेम्परेचर मेंटेन करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, लगातार वर्क करना पड़ेगा। एक तरह का साइक्लिक प्रोसेस करना पड़ेगा। साइक्लिक प्रोसेस मतलब जहाँ से चले हैं हम, मान लीजिए आप यहाँ से चले हैं और फिर वापस वहीं पर आ जाएं और ऐसे घूमते रहें घूमते रहें। देखिए, ये हमारा क्या है, ये रेफ्रिजरेशन साइकिल है। ठीक, रेफ्रिजरेशन साइकिल आप देख रहे हैं पूरा का पूरा क्लोज है, पूरा का पूरा क्लोज है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, अगर यहाँ से एक नंबर से हम चलना शुरू करें इधर, तो देखिए यहाँ से इसमें आए कंडेंसर में, फिर एक्सपेंशन बॉल में, फिर रेफ्रिजरेशन में, इवेपोरेटर में, फिर यहाँ से कंप्रेशन में, फिर यहाँ से फिर घूम के आ गए। तो कहीं ना कहीं हमें एक साइक्लिक देखने को मिलेगा अगर हम कहीं का टेम्परेचर लोअर मेंटेन करना चाह रहे हैं। ठीक, देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, रेफ्रिजरेंट। क्या है ये? रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट क्या होता है? रेफ्रिजरेंट क्या होता है? देखिए, रेफ्रिजरेंट बेसिकली एक सब्सटेंस होता है। ठीक, इसका क्या यूज होता है? देखिए, ये लोअर टेम्परेचर से हीट को ले लेता है और साइकिल में घूमता है और जहां हीट को रिजेक्ट हम कराना चाहते हैं, जहां चाहते हैं हीट का रिजेक्शन हो, वहां पे हीट को रिजेक्ट कर देता है। ठीक, ये एक तरह से क्या, किसका काम कर रहा है? एक तरह से ट्रांसपोर्ट कर रहा है। किसका? हीट का। हीट का क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक, देखिए, इट इज ए सब्सटेंस, एक सब्सटेंस है बीच एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम ए क्लोज्ड स्पेस। एक क्लोज्ड स्पेस से हीट को एब्जॉर्ब करेगा एंड मेंटेन लोअर टेम्परेचर देन सराउंडिंग, और सराउंडिंग से लोअर टेम्परेचर क्या करेगा, मेंटेन रखेगा। कैसे रखेगा? ट्रांसपोर्ट करके। किसका? हीट का। ठीक, अब हम पढ़ते हैं लाइन डायग्राम ऑफ रेफ्रिजरेशन। लाइन डायग्राम ऑफ रेफ्रिजरेशन। देखिए, रेफ्रिजरेशन का लाइन डायग्राम होता है जिससे हम सीओपी निकाल सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं कि हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो गई। ठीक, यह एक तरह का मतलब डायग्राम है। ठीक, एक तरह का क्या है, ये डायग्राम है। देखिए देखिए, देखिए, मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर T है, लोअर टेम्परेचर मेंटेन करना है तो यहाँ के हीट को निकालना पड़ेगा। जो हीट यहाँ से निकालेंगे वो लोअर हीट रहेगी। ठीक, तो इसको निकालने के लिए जो हमारा रेफ्रिजरेशन है इसमें कितना वर्क करना पड़ेगा, W वर्क करना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ का हीट कहाँ रिजेक्ट करना पड़ेगा, जो हायर हीट होगी इसको कहाँ रिजेक्ट करना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर में, जिसका टेम्परेचर पहले से ही क्या है, ज़्यादा है। ठीक, तो ये जो हमने बनाया है इसको क्या बोलेंगे, लाइन डायग्राम ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक, इससे हम सीओपी वगैरह आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए देखिए, हम बात करेंगे सीओपी की। सीओपी क्या होता है? सीओपी मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इससे हम सिस्टम को, अलग अलग रेफ्रिजरेशन सिस्टम को कंपेयर करते हैं, कौन कितना एफिशिएंट है,
कितना हम मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना हम यूज कर पा रहे हैं, कितना वर्क देना पड़ रहा है, मिनिमम देने पे काम हो रहा है या ज़्यादा वर्क देना पड़ रहा है, इसके लिए हम पढ़ेंगे सीओपी। इसके लिए हम क्या करेंगे, सीओपी को पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना दे रहा हूँ, लाइन डायग्राम, जिससे हमें सीओपी निकालने में थोड़ी क्या होगी, आसानी होगी। क्या होगी, आसानी होगी। ठीक, देखिए मान लीजिए इसका टेम्परेचर टी लोअर है, यहाँ से क्यू हीट रिलीज कर रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू वर्क करना पड़ रहा है रेफ्रिजरेशन में, यहाँ से क्यू हायर हीट को निकाला जा रहा है और ये एटमॉस्फेयर में हायर हीट में भेज दिया जा रहा है। ठीक, तो देखिए हमारा जो सीओपी होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वो क्या होता है, वह होता है रिक्वायर्ड अपॉन डिजायर। ठीक, हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड हमारी क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, और डिजायर्ड मतलब इस इंजन को चलाने के लिए हमें क्या डिजायर है। तो हमें क्या चाहिए, बेसिकली हमें रूम को ठंडा करना है, तो कहीं ना कहीं हीट को हटाना पड़ेगा। तो डिजायर में क्या आएगा, लोअर टेम्परेचर, मतलब लोअर जो हीट वहाँ से हटा रहे हैं उसको लेंगे। और रिक्वायर्ड क्या है, इसे रन करने के लिए वर्क की, किसकी, वर्क की, डब्ल्यू नेट, मतलब जितना आप वर्क देंगे। ठीक, तो सीओपी को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये हो गया आपका लोअर हीट जो हमने रिजेक्ट किया है। वर्क नेट को क्या लिख सकते हैं, क्यू हायर माइनस क्यू लोअर। ये क्या है, ये सीओपी है, किसकी, रेफ्रिजरेशन की, किसकी, रेफ्रिजरेशन की। ये क्या है, सीओपी यहाँ पे निकल के आ गई है। ठीक, क्या है, निकल कर आ गई है। इसको भी आप बॉक्स में बंद कर सकते हैं। देखिए यहाँ से क्या पता चलेगा, सीओपी कब ज़्यादा होगी, सीओपी कब ज़्यादा होगी, जब कूलिंग ज़्यादा होगा, जब ज़्यादा आप हीट हटाएंगे तो आपकी सीओपी आपकी सीओपी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और कब सीओपी ज़्यादा होगी, जब वर्क डन कम करेंगे तो सीओपी आपकी बढ़ जाएगी, सीओपी आपकी बढ़ जाएगी। यहाँ पे वर्क डन क्या, आप बोलेंगे कि हमारे घर फ्रिज है, हम तो इस पर कोई वर्क डन करते ही नहीं, वो तो ऐसे ही ऑटोमेटिक ठंडा करता है। तो देखिए वहाँ पे वर्क डन होता है, वहाँ पे जो वर्क डन होता है वो एक इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो कंप्रेसर उस इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइज करके कंप्रेस करता है, वहाँ पे वर्क होता है। तो वर्क हम दे रहे हैं कैसे, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम वर्क दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए सीओपी से हम समझेंगे कि कैसे सीओपी इफिशियंट है, कहाँ इफिशियंट नहीं है। मान लीजिए दो सिस्टम है, ठीक, हमारे पास सिस्टम 1 है और क्या है, सिस्टम 2 है। तो अगर हम यहाँ की सीओपी निकालें, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो देखिए हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना का हुआ है, 40 किलो जूल का। 40 किलो जूल की हमने हीट निकाली है, क्यों, लोअर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। और वर्क कितना किया है, 20 किलो जूल। तो हमारी सीओपी कितनी निकल के आएगी, 2। ठीक, अगर सिस्टम हम 2 की बात करें, सिस्टम नंबर 2 की बात करें तो इसकी सीओपी कितनी होगी, हमने हीट कितना रिमूव किया है, हीट कितना रिमूव किया है, 40 किलो जूल। और इस पे वर्क कितना दिया है, 10। तो ये सीओपी कितना निकल के आएगी, 4। ठीक, देखिए हमने बताया कि सीओपी किसको बताता है, एफिशिएंट है कि नहीं, परफॉर्मेंस को बताता है। तो यहाँ सीओपी इसकी 4 है, यहाँ 2 है, मतलब 4 सीओपी है, मतलब इसका परफॉर्मेंस बढ़िया है, इसका परफॉर्मेंस बढ़िया है। परफॉर्मेंस क्या है इसका, बढ़िया है। ठीक, तो कैसे परफॉर्मेंस बढ़िया, देखिए कूलिंग तो आप बराबर कर रहे हैं दोनों में, पर इसमें क्या कर रहे हैं, वर्क कम दे रहे हैं, वर्क कम दे रहे हैं, वर्क कम दे रहे हैं। और यहाँ देखिए 20 किलो जूल दे रहे हैं, यहाँ पे 10 ही दे रहे हैं, तो वर्क कम दे रहे हैं, मतलब आपका जो कंप्रेसर है वर्क कम कर रहा है। अगर कंप्रेसर वर्क कम कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करेगा, तो कहीं ना कहीं एफिशिएंट हुआ ना। तो अगर सीओपी आपकी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आपका कम कॉस्ट में हो जाएगा। ठीक, ठीक है, चलिए देखिए जो सीओपी होती है एयर कंडीशनिंग की, वो 1 से ज़्यादा होती है। ठीक, 1 से ज़्यादा होती है।
जो सीओपी होती है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन, जैसे जो घर में रेफ्रिजरेशन होता है, जो मेरे घर में, जो आपके घर में रेफ्रिजरेशन है, जो फ्रिज जिसको बोलेंगे, उसका सीओपी लगभग 1 के बराबर होता है। कितना होता है? 1 के बराबर। और अगर हम बात करें वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, तो उसका जो सीओपी होता है वो 1 से कम का होता है। ठीक, अब बात हम करेंगे रेफ्रिजरेशन यूनिट के बारे में। आप बोलते हैं ना, अरे फलाने का जो एसी है 20 टन का है, उनका एसी 4 टन का है। तो टन क्या होता है? देखिए, टन बेसिकली क्या होता है, देखिए, मान लीजिए आपके पास आइस है, मतलब वाटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसको कन्वर्ट करेंगे आइस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और कितने वाटर को कन्वर्ट कर रहे हैं? मान लीजिए 1 टन। 1 टन मतलब क्या हुआ? 1000 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम 1000 किलोग्राम वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस में जब कन्वर्ट करेंगे, कितने टाइम में? 24 आवर में। 24 आवर में। तो यहाँ से जितनी हीट आप रिजेक्ट करेंगे, उस अमाउंट ऑफ हीट को क्या बोलेंगे? 1 TR, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। मतलब 1 टन वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आइस में बदलने पर 24 आवर में जितना हीट आप निकालेंगे, उसको बोलेंगे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ठीक, उसको क्या बोलेंगे? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। देखिए देखिए 1 ton of refrigeration is defined as the amount of heat to be removed from 1 ton of water at 0 degree centigrade to convert into ice at 0 degree कितने टाइम में? 24 आवर में। कितने टाइम में? 24 आवर में। ठीक, टन TR। 1 टन कितना होगा? 1 टन कितना होगा? देखिए 1 टन जो होगा आपका, देखिए कितना वाटर का मास है, इसको कन्वर्ट करने में लेटेंट हीट और 24 आवर में करना है। ठीक, इसको क्या हम बोलेंगे? इसको बोलेंगे टन। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, जिसको बोलेंगे TR, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। देखिए मास कितना था हमारा? 1 टन। देखिए ये टन अलग है, ये रेफ्रिजरेशन जो हीट हटा रहे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये टन है TONNE, वो 1000 किलोग्राम को बता रहा है। कंफ्यूज मत रहिएगा, दोनों अलग अलग है। ठीक, दोनों अलग अलग है। तो देखिए, और वाटर का जो क्या होता है, लेटेंट हीट कितना होता है? वाटर से आइस में कन्वर्ट करने के लिए 344। तो देखिए ये 24 आवर है। देखिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसमें हो गया? मिनट में। और 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो किसमें हो गया? सेकेंड में। तो किसमें हो जाएगा ये? किलोजूल पर सेकेंड में। ये अलग है, मैं इसको इधर कर देता हूँ। ठीक है, 20 किलोजूल पर सेकेंड में। इसी को तो हम लिख सकते हैं वाट, इसी को वाट लिख सकते हैं। तो देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3.5 क्या आएगा? किलो वाट। ठीक, 1 टन 1 TR, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन किसके बराबर आ रहा है? इतना आ रहा है। ठीक, अब देखिए इसको पर मिनट अगर हम लिखना चाहें, पर मिनट, तो क्या लिख सकते हैं? 1 TR को 3.5 किलोजूल पर सेकेंड, तो क्या लिख सकते हैं? 3.5 किलोजूल पर सेकेंड को कितना लिख सकते हैं? 1/60 क्या? मिनट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 210 किलोजूल पर मिनट। 210 किलोजूल पर मिनट क्या है? 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन किसके बराबर हो जाएगा? 210 किलोजूल पर मिनट। ठीक है, ये सारे जो यूनिट जो वैल्यू निकल के आई है, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड में मतलब निकल के आई है, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड में है। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करेंगे किसकी? हम बात करने वाले रेफ्रिजरेटर की। कौन सा रेफ्रिजरेशन? वेपर कंप्रेशन
रेफ्रिजरेशन सिस्टम। देखिए ये क्या है, ये एक तरह का क्या है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, पर कैसा, वेपर कंप्रेशन, जिसमें वेपर का यूज किया जा रहा है। वेपर मतलब वाटर का यूज किया जा रहा है। कैसे, एज ए रेफ्रिजरेंट, मतलब वाटर ट्रेवल कर रहा है इधर से उधर, कहीं से हीट ले रहा है, कहीं हीट ले जाकर रिजेक्ट कर दे रहा है, इसमें क्या कर रहा है, वाटर कर रहा है, ठीक है। और ये वर्क किस पे करता है, वर्क, ये वर्क करता है रिवर्स रैंकाइन साइकिल पे, ठीक। देखिए एक होता है रैंकाइन साइकिल, तो रैंकाइन साइकिल जो होता है वो क्लॉक वाइज साइकिल होता है, मतलब वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल होता है, वो वर्क निकाल के देता है। लेकिन ये क्या है, रिवर्स्ड रैंकाइन साइकिल, मतलब ये एंटी क्लॉक वाइज होगा, मतलब इसमें वर्क देना पड़ेगा, वर्क देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम वर्क तो दे ही रहे हैं, कैसा वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क दे ही रहे हैं फ्रिज को चलाने के लिए। तो देखिए इसको समझने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, जिससे थोड़ा समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले वीडियो को देखिए आप। एक बार और देखिए, देखिए यहाँ से कंप्रेसर से फ्लूइड कंडेंसर में जा रहा है, फिर थ्रोटलिंग वाल्व से फिर कहाँ आ रहा है, इवेपोरेटर में आ रहा है। तो ये पूरा फ्लूइड घूम रहा है कि नहीं, पूरा फ्लूइड जो है वो सिस्टम में घूम रहा है। देखिए यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यहाँ आया, फिर इसमें आया। देखिए ये नीला कलर दिखा रहा है कि हीट को, ये रेड कलर दिखा रहा है कि हीट को ले लिया है, हीट को क्या किया है, ले लिया है। देखिए ये देखिए यहाँ से क्या पता चला, ये यहाँ से रेड कलर है, मतलब हीट को यहाँ से ले लिया है। ये जो रेफ्रिजरेटर है हीट को ले लिया है यहाँ से। अब देखिए यहाँ आया तो हीट को बाहर छोड़ दिया, तो यहाँ थोड़ा कम हीट है, लेकिन यहाँ थ्रोटलिंग मतलब एक्सपेंशन हुआ तो और ठंडा हो गया, तो यहाँ जब आया तो और ठंडा हो गया, तो यहाँ से हीट को ले लिया, गर्म हो गया, फिर आया, फिर एक कंप्रेस कर दिया, फिर ऊपर भेज दिया। तो ये एक तरह का जो क्या है, साइक्लिक प्रोसेस आपका चलता रहेगा, ठीक। एक तरह का साइक्लिक प्रोसेस आपका चलता रहेगा और कूलिंग होती रहेगी, ठीक। देखिए ये हमारा क्या है, कंप्रेशन है। कंप्रेसर का क्या काम होता है, यहाँ से जो इसने एयर मतलब रेफ्रिजरेंट को लिया, इसको फ्लूइड को, इसको क्या किया, कंप्रेस किया। कंप्रेस करेगा तो क्या होगा, प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक। अब यहाँ आ गया तो यहाँ इसका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ा हुआ है, तो यहाँ क्या करेगा, ये कंडेंसर में आएगा, तो यहाँ से हीट को ये सराउंडिंग में रिजेक्ट कर देगा, हीट को रिजेक्ट कर देगा, ठीक। अब थोड़ा रेफ्रिजरेंट क्या है, थोड़ा उसका टेम्परेचर डाउन हो गया है। अब आएगा वो थ्रोटलिंग में, एक्सपेंशन वाल्व में, थ्रोटलिंग डिवाइस जिसको बोलते हैं, एक्सपेंशन वाल्व में यहाँ पे एक्सपेंशन होगा, तो वो जो आपका रेफ्रिजरेंट रहेगा वो और ठंडा हो जाएगा, ठीक। और ठंडा होके फिर इसमें आएगा इवेपोरेटर में, यहाँ पे ठंडा हो जाएगा। तो जैसे इसका टेम्परेचर मतलब ठंडा होगा और स्टोरेज का टेम्परेचर गर्म होगा, तो अपने से ही खुद से ही यहाँ से हीट ट्रांसफर होकर इसमें आ जाएगी। तो फिर ये थोड़ी सी हीट क्या मतलब यहाँ का मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इवेपोरेटर का हीट को ले लेगा और फिर इस हीट को लेकर कंप्रेसर में चला जाएगा। इस प्रकार हमारी साइकिल चलती रहेगी और बार बार यहाँ पे कूलिंग होता रहेगा। तभी तो हम फ्रिज में एक बार इलेक्ट्रिसिटी दे देते हैं तो वहाँ पे कूलिंग होता रहता है, चीज़ें ठंडी होती रहती हैं, ठीक। अब देखिए मैं साइकिल ड्रा कर देता हूँ, थोड़ा आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। ये कौन सा साइकिल है, ये है ये है टीएस डायग्राम। क्या है, टीएस डायग्राम, ठीक। ये क्या है, टीएस डायग्राम। देखिए जब भी हम वाटर के लिए कोई डायग्राम बनाते हैं तो वहाँ पे हमको डोम कंसीडर करना पड़ेगा। आप बोलेंगे डोम क्या होता है, देखिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पे जब हम वाटर के अलग अलग फेज के लिए डायग्राम बनाते हैं तो उसके लिए एक अलग से स्पेसिफिक डायग्राम निकल के आता है जिसको हम डोम बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये कौन सा है हमारा टीएस डायग्राम है, तो इसके लिए हम डोम का यूज करते हैं, ठीक। तो डोम में अगर लाइन ऐसी है, ऐसी जा रही है, तो ये इसको बोलेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर लाइन।
इस लाइन को बोलेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर लाइन। अगर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये लाइन ऊपर आ जाएगी थोड़ी, और प्रेशर टेम्परेचर कम करेंगे तो ये लाइन नीचे आएगी, लेकिन ये लाइन रहेगी ऐसे ही, ठीक, थ्रू आउट द प्रोसेस रहेगी ऐसे ही। अब उस लाइन का यूज करके हम यहाँ पे कुछ बनाने वाले, ड्रा करने वाले हैं, ठीक। देखिए प्रोसेस पहला क्या है, देखिए इसमें बेसिकली चार प्रोसेस होते हैं। जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है इसमें बेसिकली 4 प्रोसेस होते हैं, आपको दिख भी रहा है, 1 से 2 एक प्रोसेस, 2 से 3 एक प्रोसेस, 3 से 4 एक प्रोसेस, फिर 4 से 1 फिर एक प्रोसेस। ये हो गया, मतलब बेसिकली 4 प्रोसेस इसमें परफॉर्म करने पड़ते हैं, ठीक है। मान लीजिए प्रोसेस 1 to 2 है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, देखिए रिवर्सिबल एडियाबैटिक को हम बोलते हैं आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं। तो जो 1 से 2 प्रोसेस हो क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, तो जो हमारा पहले हम इसमें क्या करेंगे, डोम को बनाएंगे, ठीक है। डोम बनाएंगे जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये वाटर के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिक्विड फेज होता है, यहाँ पे लिक्विड प्लस वेपर को कंसीडर किया जाता है, यहाँ पे लिक्विड प्लस वेपर को कंसीडर किया जाता है, और यहाँ पे वेपर को कंसीडर किया जाता है, ठीक। तो देखिए आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कंप्रेशन हो रहा है तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। कंप्रेशन कैसा हो रहा है, आइसेंट्रोपिक, मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट है, ठीक। एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट है। तो कहीं ना कहीं अगर हम एंट्रोपी कांस्टेंट करें तो कहीं ना कहीं ऐसे ही तो बनेगा, एंट्रोपी ऐसे ही तो जाएगा सीधे ग्राफ, देखिए ऐसे ही ना जाएगा, क्योंकि एंट्रोपी ये है तो सीधे जाएगा, ठीक। ये कौन सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस है 1 से 2, 1 से 2, ठीक। अब दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा क्या है 2 से 3, मतलब 2 से लेकर 3 तक 2 to 3 प्रोसेस है, ठीक। ये कौन सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। हीट का रिजेक्शन हो रहा है कैसे, कांस्टेंट प्रेशर पे। देखिए 2 से 3, 2 से 3, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हीट का रिजेक्शन हो रहा है, हीट का रिजेक्शन हो रहा है। 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर है। देखिए मैंने बताया प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे 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 ऐसे, तो ठीक है। तो कुछ ऐसे बना देते हैं हम प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ। देखिए कुछ ऐसे बनेगा प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ, ठीक। देखिए ये कौन सा है, ये 2 से 3 तक है, ठीक, 2 to 3। अब देखिए नेक्स्ट क्या है 3 to 4, ये क्या है, थ्रोटलिंग प्रोसेस। और थ्रोटलिंग प्रोसेस के दौरान क्या होता है, एंथैल्पी कांस्टेंट रहता है, देखिए। और ये रिवर्सिबल नहीं है, थ्रोटलिंग प्रोसेस के बारे में लिखा गया है। थ्रोटलिंग जो प्रोसेस होता है वो रिवर्सिबल नहीं होता है, ठीक है, रिवर्सिबल नहीं होता है। और थ्रोटलिंग प्रोसेस किस तरह दिखा सकते हैं, थ्रोटलिंग प्रोसेस को हम इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा थ्रोटलिंग प्रोसेस है 3 से 4, ठीक। अब 4 से मतलब 4 से 1 तक आएंगे, 4 to 1 जो प्रोसेस है ये कौन सा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। देखिए जो 4 से 1 तक आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होता है, हीट का एडिशन हो रहा है। तो यहाँ से हीट को लेकर जा ही तो रहा है, यहाँ से हीट ले रहा है, उसको ले जाके ऊपर निकाल दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, हीट का एडिशन होगा, हीट का एडिशन होगा। और कैसे होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का एडिशन होगा। तो कांस्टेंट प्रेशर का कैसे ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरह बनेगा, कुछ इस तरह बनेगा, अरे सॉरी, कुछ इस तरह का ग्राफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए ये ग्राफ कौन सा है, 4 से 1 तक। एक कैसा ग्राफ बन गया, साइक्लिक। और एक ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये वर्क कंज्यूमिंग साइकिल है। यहाँ पे वर्क हमें देना पड़ेगा, वर्क क्या करेगा, क्या करना है, देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है वर्क तो हम यहाँ पे दे ही रहे हैं, वर्क तो दे ही रहे हैं। किस फॉर्म में दे रहे हैं हम वर्क, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में हम वर्क को क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक। वर्क को क्या कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, ठीक। फिगर तो मतलब मैंने आपको दिखा दिया। देखिए अब हम ड्रा करेंगे कौन सा ग्राफ, अब हम ड्रा करेंगे
पीएच ग्राफ। ये इसलिए हम ड्रा करेंगे क्योंकि इससे हमें सीओपी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालने में आसानी होगी। ठीक, तो देखिए देखिए इसका जो मतलब क्या बोलते हैं इसका जो डोम होता है कुछ इस तरह का बनता है, कुछ इस तरह का डोम इसका बनता है। ठीक है, कुछ इस तरह का बनता है। ठीक है, तो पहला प्रोसेस क्या है, 1 to 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। रिवर्सिबल ये कौन सा है, ये है पीएच डायग्राम। पीएच डायग्राम देखिए, रिवर्सिबल एडियाबैटिक जो होता है वो ग्राफ कुछ इस तरह बनता है, कुछ इस तरह का बनता है, कुछ इस तरह का। ठीक, ये कौन सा है, 1 से 2। ठीक, अब देखिए 2 to 3 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये कौन सा ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ है, ये 2 to 3 है, 2 to 3 है। अब देखिए नेक्स्ट कौन सा है, 3 to 4, 3 to 4 थ्रोटलिंग प्रोसेस, जो कि आइसेंथैल्पिक है। आइसेंथैल्पिक ये एंथैल्पी है, तो कहीं ना कहीं ऐसे स्ट्रेट लाइन बन के आएगा आइसेंथैल्पिक। ठीक, कहीं ना कहीं ऐसे बन के आएगा आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। ठीक, ऐसे बन के आएगा, ऐसे बन के आएगा 3 to 4। और 4 to 1 जो है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो कहीं ना कहीं ऐसा बनेगा, कहीं ना कहीं ऐसा बनेगा। ठीक, अब देखिए ये हमारा पूरा एक साइकिल बन गया, पूरा एक साइकिल हमारा बन गया। ठीक, अब देखिए जो हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है, वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन जो सिस्टम होता है, उसमें क्या हम यूज करते हैं, उसमें क्या हम यूज करते हैं, यहाँ पे थ्रोटलिंग डिवाइस का यूज करते हैं। ये जो है क्या है, ये थ्रोटलिंग डिवाइस है। क्या करते हैं, थ्रोटलिंग डिवाइस का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे हम एक्सपेंडर का भी यूज कर सकते हैं, एक्सपेंडर का भी यूज करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि जो एक्सपेंडर होता है वो बल्कि होता है और वो कास्टली होता है, जिससे कि कॉस्ट बढ़ जाएगा, कॉम्पैक्ट नहीं बन पाएगा। इसलिए हम किसका यूज करते हैं, इसलिए हम यूज करते हैं एक्सपेंशन बॉल की, थ्रोटलिंग बॉल की। ठीक, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक, देखिए क्यों यूज करते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाई थ्रोटलिंग वाल्व या एक्सपेंशन वाल्व, व्हाई नॉट एक्सपेंडर, एक्सपेंडर क्यों नहीं यूज कर सकते, तो मैंने बता ही दिया। देखिए इट इज वेरी सिंपल एंड चीफ डिवाइस विदाउट एनी मूविंग पार्ट। देखिए ये जो होता है हमारा, ये जो थ्रोटलिंग डिवाइस होता है, थ्रोटलिंग डिवाइस ये बहुत सस्ता होता है और इसमें कोई वर्क नहीं देना पड़ता है। ठीक, एंड लेस कॉस्ट, कम कॉस्ट का होता है। वर्क डेवलप्ड ड्यूरिंग द थ्रोटलिंग इज जीरो, इसमें कोई वर्क देना नहीं पड़ेगा, ना वर्क मिलेगा, तो कहीं ना कहीं इसको लगाना हमको फायदेमंद साबित होगा, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब कुछ थ्रोटलिंग डिवाइस हैं, कुछ थ्रोटलिंग डिवाइस है जिसको हम यूज कर सकते हैं, जैसे कैपिलरी ट्यूब हो गया हमारा, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व हो गया, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व हो गया। ये हमारे कुछ क्या है, थ्रोटलिंग डिवाइस है। ठीक, अब देखिए अब हम वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन साइकिल को क्या करेंगे, हम उसका एनालिसिस करने वाले हैं, वहां से हम इफिशियंसी निकालने वाले हैं। ठीक, तो देखिए इसके लिए कुछ एजम्पशन होते हैं, कुछ क्या होते हैं, एजम्पशन होते हैं, कुछ एजम्पशन होते हैं। देखिए जो हमारी साइकिल होती है उसको क्या मान सकते हैं, जो कंप्रेशन इज टेकन एज रिवर्सिबल एडियाबैटिक, जो कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है उसको हम क्या मान लेते हैं, कहीं ना कहीं हम उसको मान लेते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक, एडियाबैटिक। ठीक, ऑल द डिवाइस आर स्टेडी फ्लो डिवाइस। देखिए डिवाइस को हम स्टेडी फ्लो डिवाइस कंसीडर करते हैं ताकि हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को अप्लाई कर पाए। ठीक, और प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी को हम निग्लेजिबल कर देते हैं। ठीक, प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी को क्या करते हैं, निग्लेजिबल कर देते हैं। जब प्रेशर काइनेटिक एनर्जी को निग्लेजिबल कर देंगे, कट कर देंगे, तो ये चीज़ें कट हो जाएंगी, ये चीज़ें हट जाएंगी इक्वेशन से। तो क्या बच के आएगा, क्या निकल के आएगा, देखिए निकल के आएगा H1 + Q =
H2 प्लस W, ये हमारा निकल कर आएगा। ठीक, ये हमारा क्या होगा, निकल कर आएगा। ये हमारा क्या होगा, निकल कर आएगा। देखिए SFEE का यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये जो इक्वेशन है कौन सा है, ये कौन सा इक्वेशन है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। इसका यूज करके हम आगे फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए कौन सा, पीएच। ठीक, देखिए पीएच डायग्राम हम ड्रा कर रहे हैं। पीएच डायग्राम ड्रा कर रहे हैं। 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक, ठीक है, ये हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। ठीक, देखिए अगर हम प्रोसेस 1 से 2 की बात करें, 1 से 2 की बात करें, अगर हम प्रोसेस 1 से 2 की बात अगर हम करें इसमें, ठीक, तो हम क्या देखेंगे, 1 से 2 क्या हो रहा है यहाँ पे कंप्रेशन वर्क हो रहा है। तो हम SFEE लगाते हैं। SFEE हमने क्या बताया था लास्ट में कि ये सारे टर्म कट जाएंगे, ये चीज़ हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमें ये रिलेशन मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, H1 प्लस W ऑफ कंप्रेसर, सॉरी मतलब हीट H2, और देखिए वर्क ऑफ कंप्रेशन। लेकिन कंप्रेशन में क्या होगा, वर्क हम देते हैं, तो वर्क क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि देखिए जब कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है तो यहाँ पे कोई भी वर्क ऐड, मतलब कोई भी हीट ऐड नहीं हो रहा है, ना वहाँ से कोई हीट का रिजेक्शन हो रहा है। तो हीट का जो इंटरेक्शन होगा वो 0 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम H1, इसको पूरा हम लिख दे रहे हैं। देखिए कंप्रेसर वर्क इक्वल टू H1 माइनस H2। ठीक, जब कंप्रेसर वर्क को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, H1 माइनस H2। ठीक, H1 माइनस H2, अरे सॉरी H2 माइनस H1, H2 माइनस H1। ठीक, ये हमारा यहाँ से क्या होगा, निकल कर आएगा, ये हमारा निकल के आएगा। ठीक, ये तो हमारा वर्क डन हो गया। अब रेफ्रिजरेशन की हम बात करेंगे। रेफ्रिजरेशन देखिए, फॉर रेफ्रिजरेशन की हम बात करेंगे। प्रोसेस 4 to 1 प्रोसेस 4 to 1 क्या होगा यहाँ पे हीट का क्या होगा, एडिशन होगा। हीट का क्या होगा, एडिशन होगा। तो इसको लिख सकते हैं प्रोसेस 4 to 1 को H4Q इक्वल टू H1 प्लस W। देखिए यहाँ पे हीट का इंटरेक्शन हो रहा है पर वर्क का कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसलिए वर्क डन क्या होगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, Q इन यहाँ पे होगा। देखिए यहाँ पे जो क्या होगा, हीट का एडिशन हो रहा है, किस में, इवेपोरेटर में, तो Q इन लिखेंगे। तो Q इन इक्वल टू क्या होगा, H1 माइनस H4। ठीक, एक ये हो गया रिलेशन। अब देखिए यहाँ से हमें COP निकालना है। क्या निकालना है, COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक, किसका, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। तो देखिए क्या होगा हमारा, हमें रिक्वायर्ड क्या है, वर्क इन, मतलब हीट इन, कितना हम हीट इन कर रहे हैं, कितना हीट रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, H1 माइनस H4, ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म है यहाँ पे। अब देखिए अपान में कितना वर्क हमने किया है, तो वर्क कौन सा होगा, कंप्रेसर वर्क यहाँ पे होगा। तो कंप्रेसर का वर्क कितना है, ये है WC, क्या हुआ, H2 माइनस H1।
क्या हुआ, H2 माइनस H1, ठीक। ये हमारा क्या होगा, COP निकल के आ गया, ठीक। ठीक है, चलिए